तो हे एवरीवन, दिस इज प्रभाकर झा। और कैसे हैं सब लोग। तो जैसा कि मैंने अभी मैथमेटिक्स का एक सीरीज स्टार्ट करा है जिसमें मैं आप लोगों को 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। जैसा कि मैंने अभी मैट्रिक्स चैप्टर से स्टार्ट करा है और मैंने इससे प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन और एक्सरसाइज 3.2 के 17th नंबर क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन आप लोग को करा दिया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। जैसा कि मैं सिर्फ आप लोगों को सॉल्यूशन ही नहीं कराता बल्कि उस क्वेश्चन में लगने वाले हर एक कंसेप्ट को, हर एक थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो मेक श्योर आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 के 18th नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन कराने वाला हूं। 18th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स हमारा गिवन है एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, यानी 2x2 ऑर्डर का हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है। सो दैट आई प्लस ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये ए मैट्रिक्स का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके रिजल्टेंट के बराबर होना चाहिए, यह हमें प्रूफ करना है। तो 18th नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। तो अगर हम 18th नंबर क्वेश्चन में ध्यान दें तो हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है। एक है tan अल्फा बाई 2, एक है cos अल्फा और एक है sin अल्फा। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस पूरे क्वेश्चन में गिवन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम cos अल्फा को और sin अल्फा को tan के फॉर्म में लिख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले का प्रयोग होता है जो है हाफ एंगल फॉर्मूला। तो यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो चूंकि वी नो दैट cos अल्फा का जो फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में वो हाफ एंगल फॉर्मूला से होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। मतलब यहाँ का एंगल यहाँ हाफ हो जाता है, इसे हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, tan अल्फा बाई 2 को x लेट कर लेते हैं। तो लेट tan अल्फा बाई 2 इक्वल टू x। हमने क्या किया है कि tan अल्फा बाई 2 को x लेट कर लिया है। तो हमारा जो cos अल्फा हो जाएगा, cos अल्फा इक्वल टू 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 के प्लेस पे हम x रखेंगे, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमने cos अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लिया है इन टर्म्स ऑफ x, यानी x के फॉर्म में हमने cos अल्फा के वैल्यू को फाइंड कर लिया है। तो इस तरीके से हमने cos अल्फा के वैल्यू को फाइंड कर लिया है। तो ये हो गया हमारा cos अल्फा का वैल्यू। तो अब हम क्या करते हैं, sin अल्फा के वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x। चूंकि sin अल्फा का जो फॉर्मूला होता है 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा हमारा sin अल्फा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan अल्फा बाई 2। तरीके से हमने sin अल्फा को tan अल्फा बाई 2 के फॉर्म में लिख लिया। तो जैसा कि हमने tan अल्फा बाई 2 को एक्सलेट किया था, tan अल्फा बाई 2 के प्लेस पे x रखेंगे, यानी ये हो जाएगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने sin अल्फा के वैल्यू को भी फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ x। sin अल्फा का जो वैल्यू है हमारा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने साइन अल्फा को भी फाइंड कर लिया है। तो हमने cos अल्फा को फाइंड कर लिया है, साइन अल्फा को फाइंड कर लिया है। तो अब हम इस कंडीशन को प्रूव करते हैं। इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए हम LHS का काम करेंगे सर्वप्रथम। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले LHS को लेते हैं, मतलब फ्रॉम LHS। तो हमारा जो LHS है वह है I प्लस ए, यानी I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी हमें 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। तो I प्लस ए हमारा है LHS। तो I हमें लेना है 2x2 ऑर्डर का, मतलब 1 0 0 1, ये हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस A। तो A मैट्रिक्स जो है हमारे पास गिवन है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, फिर है tan अल्फा बाई 2, इसके बाद फिर है 0। तो ये हमारा है A मैट्रिक्स। तो हमने A मैट्रिक्स को लिख लिया है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का लेना था। इस मैट्रिक्स को अभी हम एज इट इज लिख लेते हैं, यानी 1 0 0 1 प्लस माइनस tan अल्फा बाई 2। तो tan अल्फा बाई 2 के प्लेस पे रखेंगे x, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, फिर tan अल्फा बाई 2 के प्लेस पे रखेंगे x, फिर ये हो जाएगा 0। अब हम इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं। अब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ जोड़ेंगे, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना होता है। तो 1 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 1 होगा, फिर 0 को माइनस एक्स के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, 0 को x के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x, इसके बाद 1 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो इस तरीके से ये हमारा आ गया LHS का वैल्यू। तो इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। तो ये था हमारा LHS का रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब हम फाइंड करते हैं RHS के रिजल्टेंट मैट्रिक्स को। तो जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में हमने I प्लस ए के रिजल्ट को फाइंड किया था और इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया था। तो अब हम क्या करते हैं, I माइनस ए के रिजल्ट को फाइंड कर लेते हैं, देन RHS को सॉल्व करेंगे। सिमिलरली I माइनस ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1
और माइनस ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स हमारा है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, फिर है 10 अल्फा बाई 2, फिर है 0। तो ये हमारा था ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम एज इट इज लिखते हैं 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारा, माइनस 0 और माइनस 10 अल्फा बाई 2 मतलब माइनस एक्स, क्योंकि 10 अल्फा बाई 2 को हमने एक्सलेट किया था, 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा एक्स, फिर ये 0। तो इस तरीके से, तो अब हम देखते हैं इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, तो इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटाएंगे तो 1 में से 0 को घटाएंगे तो ये 1 आएगा, फिर 0 में से माइनस एक्स को घटाएंगे तो ये एक्स आएगा, फिर 0 में से एक्स को घटाएंगे तो ये माइनस एक्स आएगा, फिर 1 में से 0 को घटाएंगे तो ये 1 आएगा। तो इस तरीके से हमने i माइनस ए के रिजल्ट को फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, RHS को लेते हैं। नाउ फ्रॉम RHS, तो हमारा जो RHS है वह है i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर है साइन अल्फा, इसके बाद है कॉस अल्फा। तो ये हमारा गिवन है। तो i माइनस ए का जो रिजल्ट है हमने यहाँ फाइंड किया 1x, फिर है माइनस x1 माइनस x1। तो ये हमारा i माइनस ए का रिजल्ट था, इनटू ये जो मैट्रिक्स है, तो कॉस अल्फा का रिजल्ट हमने प्रीवियस स्लाइड में फाइंड किया था, जो कि था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन अल्फा, तो माइनस, और साइन अल्फा का रिजल्ट हमने फाइंड किया था प्रीवियस स्लाइड में, जो कि था 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन अल्फा का रिजल्ट हमने प्रीवियस स्लाइड में फाइंड कर लिया है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद फिर कॉस अल्फा का रिजल्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, कॉस अल्फा का रिजल्ट और साइन अल्फा का रिजल्ट। इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और अपने रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। इस मैट्रिक्स के रो को इस मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 को 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर बीच में लगाएंगे प्लस का साइन, x को 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद फिर प्लस x को 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स को 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद फिर प्लस 1 को 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। इसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस एक्स को माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स इंटू माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद प्लस 1 को 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इसके रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं। तो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा एलसीएम, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा एलसीएम, तो ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा एलसीएम आ जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, माइनस x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x क्यूब। इसके बाद यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा एलसीएम आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा। ऊपर में हो जाएगा माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स। इसके बाद फिर माइनस एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा एलसीएम आएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ऊपर में क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद फिर यहाँ माइनस 2x प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस 2x हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद यहाँ 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं कि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आता है। तो अब हम देखते हैं हमारा फाइनल रिजल्ट। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1। फिर माइनस एक्स क्यूब में हम यहाँ माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ x प्लस एक्स क्यूब में x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
फिर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों सेम है, मतलब ये कट जाएगा, बचेगा 1। अब हम इसका रिजल्ट फाइंड करते हैं। तो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1। फिर यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1। तो यहाँ हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस एक्स, फिर यहाँ बचेगा एक्स, फिर यहाँ बचेगा 1। तो ये आ गया हमारा RHS का रिजल्टेंट मैट्रिक्स। इसे हम इक्वेशन सेकंड लेट कर। अब हम देखते हैं हमारा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट ये है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में फाइंड किया था, और इक्वेशन सेकंड ये है जो हमने अभी फाइंड किया है। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड के इक्वल है, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारा वो LHS का रिजल्ट है, और इक्वेशन सेकंड जो है हमारा वो RHS का रिजल्ट है, और इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड के बराबर है। दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। चूंकि इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने यह प्रूफ कर लिया। तो इस तरीके से हमने 18th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और 19th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं 19th नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ट्रस्ट फंड हैज Rs 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड Rs 30,000 among the 2 types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of Rs 1800। मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोग। ट्रस्ट फंड है, ट्रस्ट फंड जिसके पास टोटल कितने रुपीज हैं, 30,000 रुपीज हैं, Rs 30,000 रुपीज हैं। अब इस ट्रस्ट फंड को इन्वेस्ट करना 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में। तो ये फर्स्ट बॉन्ड है, फर्स्ट बॉन्ड, एंड ये सेकंड बॉन्ड है, सेकंड बॉन्ड। इस ट्रस्ट फंड को 30,000 रुपीज, ये 2 डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड है जिसमें इन्वेस्ट करना है। तो जो भी अमाउंट फर्स्ट बॉन्ड को मिलेगा तो वो उस अमाउंट का 5% इंटरेस्ट, कितना 5% इंटरेस्ट पे करेगा ट्रस्ट फंड को, एंड सेकंड बॉन्ड जो है वो 7% इंटरेस्ट पर ईयर इसको पे करेगा, यानी 7% इंटरेस्ट ये क्या करेगा, पे करेगा। फर्स्ट बॉन्ड क्या करता है, 5% इंटरेस्ट पे करता है, और सेकंड बॉन्ड क्या करता है, 7% इंटरेस्ट पे करता है। तो हमें इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड Rs 30,000, यानी इस 30,000 को किस तरीके से डिवाइड करें। तो हमें इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना है कि यह जो ट्रस्ट फंड है यह फर्स्ट बॉन्ड में कितना रुपया इन्वेस्ट करेगा और सेकंड बॉन्ड में कितना रुपया इन्वेस्ट करेगा, ताकि इस ट्रस्ट फंड के पास जो एनुअल टोटल इंटरेस्ट हो, एक बार 1800 रुपीज हो और एक बार 2000 रुपीज हो। तो ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन का ओवरव्यू दे दिया है। अब हम फाइंड करते हैं अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो अब हम 19th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कुछ चीजों को लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू एक्स। हम मान लेते हैं कि वो फर्स्ट बॉन्ड को x रुपीज देगा, एंड द कॉस्ट ऑफ सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा कि उस ट्रस्ट फंड के पास टोटल रुपीज 30,000 है और उसमें से हमने फर्स्ट बॉन्ड को x रुपीज दे दिया है, तो उस सेकंड बॉन्ड को कितना देना पड़ेगा, 30,000 माइनस x। अब यहाँ पे एक और चीज बोला जा रहा है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें इसमें प्रयोग करना है। तो जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैट्रिक्स के वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जब भी आप लोगों के पास इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को क्या करना है, जो फर्स्ट क्वांटिटी होगा उसको रो मैट्रिक्स में लेना है और जो सेकंड क्वांटिटी होगा उसको कॉलम मैट्रिक्स में लेना है। तो अब रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स होता है जिसके पास सिंगल रो। अगर किसी मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक रो है तो वह रो मैट्रिक्स कहलाएगा। मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक कॉलम है तो वह कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस चीज को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ बॉन्ड जो हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ बॉन्ड इक्वल टू, इसे हम लोग मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे x 30,000 माइनस x। ये हमने मैट्रिक्स के रूप में लिख लिया। यानी फर्स्ट क्वांटिटी को आपको रो मैट्रिक्स में लिखना है। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक रो हो, यानी सिंगल रो वाला जो मैट्रिक्स होता है वह रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो फर्स्ट क्वांटिटी को आपको रो मैट्रिक्स में लिखना है। अब जो हमारा सेकंड क्वांटिटी है, सेकंड क्वांटिटी क्या है, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है और 7% दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑफ बॉन्ड्स जो हो जाएगा, इंटरेस्ट
ऑफ बॉन्ड्स जो हो जाएगा, तो इंटरेस्ट क्या सब है 5% और 7%। 5% को और 7% को क्या करेंगे कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 5% और ये हो जाएगा 7%। फर्स्ट क्वांटिटी जो था हमारा उसे हमने रो मैट्रिक्स में लिखा है और जो सेकंड क्वांटिटी है उसे हमने कॉलम मैट्रिक्स में लिखा है। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिंगल कॉलम हो, यानी हमने कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स को रो मैट्रिक्स के रूप में लिखा है एंड इंटरेस्ट ऑफ बॉन्ड्स को हमने कॉलम मैट्रिक्स के रूप में लिखा है। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अब हम क्या करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का प्रयोग करेंगे, मतलब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और अपना रिजल्ट को फाइंड करेंगे। तो जो गिवन है 1800 रुपये, गिवन टोटल इंटरेस्ट, तो टोटल इंटरेस्ट जो उस ट्रस्ट फंड का बना है वह कितना बना है 1800 रुपीज एक्स 30,000 माइनस एक्स इंटू 5% 7% इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1800 रुपीज हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड एक्स के वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं इसके रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स को 5% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा एक्स इंटू 5/100। जब हम लोग परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करते हैं, प्लस फिर 30,000 माइनस एक्स को 7% से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100। जब हम लोग परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यह जो मैट्रिक्स है यह 1800 के इक्वल आया। अब हम क्या करेंगे यहाँ इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगाएंगे, यानी ये जो क्वांटिटी है यह इस क्वांटिटी के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 5x/100 प्लस 7 को 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2,10,000 माइनस 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7x/100 इक्वल टू कितना है 1800। 100 तो यहाँ जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 100 आएगा। तो ये ऊपर में हो जाएगा 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x इक्वल टू 1800। तो अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और x के वैल्यू को फाइंड करते हैं। हम यहाँ क्या करते हैं x के वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो 5x माइनस 7x ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा -2x, फिर प्लस 2,10,000 बट्टे 100 इक्वल टू 1800। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा -2x प्लस 2,10,000 इक्वल टू 1800 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1,80,000 एंड देन -2x इक्वल टू ये प्लस में है उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 1,80,000 में से 2,10,000 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -30,000। तो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ x का जो रिजल्ट आएगा 15,000। तो हमने x के वैल्यू को फाइंड कर लिया है। हैंस तो हमने क्या लेट किया था लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड। तो हैंस द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू x इक्वल टू 1000। ये हो जाएगा हमारा एक आंसर। एंड द कॉस्ट ऑफ सेकेंड बॉन्ड ये हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स। 30,000 माइनस एक्स के प्लेस पे रखेंगे 15,000 को 15,000। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है जिसमें कहा जा रहा था कि अगर उस ट्रस्ट फंड को एनुअल टोटल इंटरेस्ट 1800 रुपीज आ रहा है तो वह ट्रस्ट फंड फर्स्ट बॉन्ड को कितना रुपीज दिया होगा एंड सेकंड बॉन्ड को कितना रुपीज दिया होगा। तो वह ट्रस्ट फंड फर्स्ट बॉन्ड को 15,000 रुपीज दिया था एंड सेकंड बॉन्ड को भी 15,000 रुपीज ही दिया था। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और ये बी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में जो हमारा गिवन है गिवन टोटल इंटरेस्ट। तो यहाँ टोटल इंटरेस्ट कितना गिवन है 2,000 रुपीज। इसीलिए फिर से यहाँ हम लोग क्या करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स और इनटू ये 5% और 7% इक्वल टू कितना है 2,000 रुपीज। तो अब हम क्या करते हैं इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 5% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x इंटू 5/100। इसके बाद 30,000 माइनस एक्स को 7% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 इक्वल टू
2000। तो यहाँ आप क्या करेंगे, इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगाएंगे, तो इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी के बराबर करें। 5x अपॉन 100 प्लस फिर से 30,000 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2,10,000 माइनस 7 इंटू एक्स 7x अपॉन 100 इक्वल टू 2000। यहाँ 100 यहाँ 100 तो इसका एलसीएम आ जाएगा 100, ऊपर पे हो जाएगा 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x इक्वल टू 2000। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और x के वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो 5x माइनस 7x ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 2,10,000 अपॉन 100 इक्वल टू 2000। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2,10,000 इक्वल टू 2000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 लाख, देन माइनस 2x इक्वल टू ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 2 लाख में से 2,10,000 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस 10,000। यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ x का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5,000। तो इस तरीके से हमने x के वैल्यू को फाइंड करना है। हैंस द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू ये x है तो x का जो वैल्यू आया कितना है 5,000। इसके बाद एंड द कॉस्ट ऑफ सेकेंड बॉन्ड इक्वल टू 30,000 माइनस एक्स 30,000 माइनस एक्स इक्वल टू 30,000 माइनस एक्स के प्लेस पे कितना रखेंगे 5,000 तो ये हो जाएगा 25,000। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा 19th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जिसमें टोटल 2 क्वेश्चंस गिवन थे और हमने बारी बारी से दोनों को सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन भी हमारा मैट्रिक्स के वर्ड प्रॉब्लम पर ही बेस्ड है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द बुक शॉप ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। किसी पार्टिकुलर स्कूल का एक बुक शॉप है जिसके पास 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स है, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स है। देयर सेलिंग प्राइसेस आर RS80, मतलब केमिस्ट्री का जो सेलिंग प्राइस है वो RS80 है एंड फिजिक्स का जो सेलिंग प्राइस है वो RS60 है एंड इकोनॉमिक्स का जो सेलिंग प्राइस है वो RS40 है। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो यहाँ भी हमें मैट्रिक्स अलजेब्रा का ही प्रयोग करना है। मैट्रिक्स अलजेब्रा में जो हमारा पहला क्वांटिटी गिवन है उसे हम लोग रो मैट्रिक्स मानेंगे और जो हमारा दूसरा क्वांटिटी गिवन है उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स मानेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 10 डजन केमिस्ट्री, तो 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स है तो इसको हम लोग नंबर में फाइंड कर लेते हैं। तो 10 डजन का मतलब क्या हो जाएगा 10 इंटू 12, ये हो गया 120। इसके बाद 8 डजन फिजिक्स है तो 8 डजन फिजिक्स इक्वल टू कितना गिवन है 8 डजन, तो 8 इंटू 12 हो जाएगा तो 8 इंटू 12 का मतलब 96 एंड इसके बाद 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स है तो 10 डजन इकोनॉमिक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 10 डजन है ना, मतलब 10 इंटू 12 इक्वल टू कितना 120। तो ये हमने टोटल केमिस्ट्री के बुक्स फाइंड कर लिए हैं जो कि 120 है। ये फिजिक्स के बुक्स कितने हैं 96 है, ये इकोनॉमिक्स के बुक्स कितने हैं 120 है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैट्रिक्स अलजेब्रा में रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारा फर्स्ट क्वांटिटी होता है उसको हम लोग रो मैट्रिक्स लेते हैं, इसीलिए द नंबर ऑफ बुक्स। तो नंबर ऑफ बुक्स का जो हमारा मैट्रिक्स अलजेब्रा बनेगा ये रो मैट्रिक्स के रूप में बनेगा। रो मैट्रिक्स मतलब 120 96 120 ये रो मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के पास केवल एक रो है। तो अब जो हमारा दूसरा क्वांटिटी गिवन है उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगा द सेलिंग प्राइसेस ऑफ, ये हो जाएगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या सब है, तो केमिस्ट्री बुक का सेलिंग प्राइस कितना था 80, इसके बाद फिर फिजिक्स बुक का सेलिंग प्राइस कितना था 60, इसके बाद इकोनॉमिक्स बुक का सेलिंग प्राइस कितना 40। तो ये हमारा सेकंड क्वांटिटी था जिसे हमने कॉलम मैट्रिक्स के रूप में लिखा है। मैट्रिक्स के पास केवल एक कॉलम है, दैट मीन्स यह कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तो इस तरीके से जो भी क्वांटिटी हमारे पास गिवन था उसे हमने मैट्रिक्स अलजेब्रा के फॉर्म में लिख लिया है। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं एंड रिजल्ट फाइंड करते हैं। हैंस टोटल अमाउंट डायरेक्ट हम लोग फाइंड कर लेते हैं जो कि हम लोग को फाइंड करना है। तो टोटल अमाउंट जो हो जाएगा इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 96 120 और दूसरा जो मैट्रिक्स हमारा है वो है 80
60 एंड 40। तो अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9600, प्लस 96 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5760, मतलब 5760, प्लस 120 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4800। 9600 प्लस 5760 प्लस 4800 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20160। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने टोटल अमाउंट को फाइंड कर लिया है, ये टोटल अमाउंट है। तो इस तरीके से हमने 20th नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे एंड 21st नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं 21st नंबर क्वेश्चन को। 21st नंबर क्वेश्चन में कुछ कंडीशन गिवन है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी मैट्रिसेस गिवन है, जिसका ऑर्डर दिया हुआ है, मतलब एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है 2/n, वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है 3/k, जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है 2/p, डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है n/3 एंड पी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है p/k। तो द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। तो यहाँ एन के एंड पी का वैल्यू क्या हो ताकि ये जो कंडीशन गिवन है यह डिफाइंड हो। 21st नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। ये पी मैट्रिक्स है जिसके अंदर पी आई जे एलिमेंट दिया हुआ है। अब पी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, पी मैट्रिक्स का ऑर्डर है p/k इंटू वाई मैट्रिक्स। तो मान लेते कि वाई मैट्रिक्स में वाई आई जे एलिमेंट गिवन है, वाई आई जे एलिमेंट गिवन है। अब वाई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दिया हुआ कितना है, वाई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 3/k प्लस डब्ल्यू मैट्रिक्स। तो डब्ल्यू मैट्रिक्स के अंदर में मान लेते कि डब्ल्यू आई जे एलिमेंट गिवन है और डब्ल्यू मैट्रिक्स का जो ऑर्डर n/3 गिवन है। तो डब्ल्यू का ऑर्डर n/3 इंटू वाई मैट्रिक्स यानी वाई आई जे, और इसका जो ऑर्डर वो कितना है 3/k है। तो अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगेगा एंड देन फिर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगेगा। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब कि इस दोनों मैट्रिक्स को आप तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे, यानी k का जो रिजल्ट है वो 3 के रिजल्ट के बराबर होना चाहिए। यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है p/k है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3/k है, यानी ये जो k है यह 3 के बराबर होना चाहिए, तभी हम इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे और इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा कितना निकलेगा p/k निकलेगा। तो यहाँ से k जो होना चाहिए वो 3 के बराबर होना चाहिए, मतलब k का जो रिजल्ट आ गया कितना आ गया 3 आ गया। अब हम इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा py। अब इस दोनों मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्टेंट का जो ऑर्डर हो जाएगा कितना हो जाएगा p/k हो जाएगा, p/k प्लस अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा wy और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर है n/3 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/k। तो यहाँ 3 के इक्वल है, यानी इस मैट्रिक्स का इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका जो ऑर्डर आ जाएगा कितना आ जाएगा n/k आ जाएगा। तो इस रिजल्टेंट का जो ऑर्डर हो जाएगा कितना हो जाएगा n/k हो जाएगा। अब यहाँ पे एडिशन करेंगे तो अब k का रिजल्ट हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, तो जहाँ जहाँ k है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, और यहाँ भी k है, यहाँ भी k के प्लेस पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब इस दोनों मैट्रिक्स को आप तभी जोड़ पाएंगे जब ये ऑर्डर इस ऑर्डर के बराबर हो। तो यहाँ ये 3 तो 3 के बराबर, यानी p को n के इक्वल होना पड़ेगा, यानी p = n। जब p n के इक्वल होगा तभी ये ऑर्डर और ये ऑर्डर एक दूसरे के बराबर होगा, तभी हम इस दोनों मैट्रिक्स का एडिशन कर पाएंगे। तो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए इस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ 3 के बराबर था, यानी p को n के बराबर होना पड़ेगा, तभी इस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ n = p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x - 5z इज, यानी 7x - 5z का हमें ऑर्डर फाइंड करना है। अगर n = p हो तो 7x - 5z का ऑर्डर फाइंड करना है, मतलब 7 इंटू मान लेते कि x मैट्रिक्स है, x मैट्रिक्स में x i j एलिमेंट है और इसका जो ऑर्डर है x मैट्रिक्स का वो 2/n है, -5 इंटू मान लेते कि z मैट्रिक्स में z i j एलिमेंट है और z मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है 2/p। तो अब हम क्या करते हैं 7 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 7x i j और इसका ऑर्डर 2/n माइनस ये हो जाएगा 5z, इसका ऑर्डर कितना है 2/p। तो यहाँ इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करना है, मतलब जब कभी भी दो मैट्रिक्स का एडिशन करना होता है या दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है 2/n और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/p। तो 2/n 2/p के बराबर होना चाहिए, अभी आप इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटा पाएंगे। तो ये हो जाएगा 7x - 5z। अब हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। अब यहाँ 2 के बराबर है, मतलब n को p के बराबर होना चाहिए और क्वेश्चन में ऑलरेडी n = p गिवन है। तो अगर हम इस n के प्लेस पे p रखे तो ये हो जाएगा 2/p = 2/p। तो देखिए ये दोनों ऑर्डर सेम है, मतलब ये दोनों ऑर्डर क्या है सेम। या फिर आप इस p के प्लेस पे n रखिए तो यानी ये हो जाएगा 2/n = 2/n
तो ये दोनों ऑर्डर भी सेम है, यानी कि 2/n 2/p के बराबर है, क्योंकि n जो है वो p के बराबर है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स के दो ऑर्डर निकलेंगे, एक हो जाएगा 2/p, एक हो जाएगा 2/p, या फिर एक हो जाएगा 2/n, यानी 2/p या फिर 2/n। तो 2/p ऑप्शन में कहीं नहीं है, 2/n ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा करेक्ट। अब यहाँ एक कंफ्यूजन आ सकता है कि 2/p और यहाँ p/2/p ऑर्डर जो होता है वो p/2 ऑर्डर के बराबर नहीं होता, ये दोनों अलग अलग ऑर्डर होते हैं। तो इसीलिए 2/p ऑप्शन में कहीं नहीं था और 2/n ऑप्शन नंबर बी में था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 3.2 को पूर्ण रूप से सॉल्व कर लिया, मतलब एक्सरसाइज 3.2 के प्रत्येक क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन कराऊंगा। अगर इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिला हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं।